हाँ तो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 मिलीलीटर हम लोग सोल्यूशन ले लें तो इस 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होंगे वही उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। इसका फार्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा W/V/1000। W जो है ये मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम है और V जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दें कि जो मिलीलीटर है ये 1 मिलीलीटर जो होता है ये 1 cc कहलाता है। कई बार cc लिखा होगा और कई बार सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा। तो C फॉर सेंटीमीटर, C फॉर क्यूब। तो 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc, कुछ भी आप कह सकते हो। यहाँ पर कंसंट्रेशन को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, कंसंट्रेशन को हम लोग लिख लिए W/V/100/10। यहाँ पर 1000 है तो 1000 को हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया, 100/10 में। तो W/V/100 को हम लोग परसेंट स्ट्रेंथ कहते हैं और यहाँ पर 10 हो गया। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू हो गया परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर छोटा सा देख लेते हैं कंसंट्रेशन पे। जैसे 50 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसको हम सॉल्व करते हैं तो W इक्वल टू हो गया 50 ग्राम, V हो गया 250, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा W/V/1000। तो W की जगह पर 50 आ गया, B की जगह पर 250 आ गया और 1000 की जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 200 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये हो गया कंसंट्रेशन की। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे इक्विवेलेंट मास के बारे में। इक्विवेलेंट मास आपसे वैसे पूछता तो नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट मास कई जगह पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। जैसे नॉर्मलिटी सॉल्व करेंगे या और भी बहुत जगहों पे काम पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट हम आपको यहाँ पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, इक्विवेलेंट बस निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा उसी पर चर्चा कर ले रहे हैं। चूँकि नॉर्मलिटी भी पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, बाकी इक्विवेलेंट मास आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा। तो जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, मतलब किसी भी एसिड से जितने H+ रिप्लेस हो सकते हैं वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया गया है, HCl से एक H रिप्लेस हो सकता है, बेसिसिटी 1 है। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 1, 36.5/1 दैट इज 36.5। यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, 98/2, यहाँ पर 49। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 1 दैट इज 63 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर हो जाएगा 63। हम लोग आगे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। यहाँ पर H2C2O4 है, इसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास बाई 2 हो जाएगा, क्यों, चूंकि यहाँ पर 2H निकलेंगे। 90/2 यहाँ पर 45 हो जाएगा। H2C2O4 2H2O यहाँ पर 126/2 दैट इज 63 हो जाएगा। इसको क्रिस्टली ऑक्जेलिक एसिड कहेंगे या क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड कहेंगे। यहाँ पर H3PO4 है, H3PO4 इक्वल टू जाएगा 98/3, यहाँ पर 32.66 फास्फोरिक एसिड है। H3PO3 है, फास्फोरस एसिड है, यहाँ पर 82/2 हो जाएगा दैट इज 41। H3PO2 फास्फोरस एसिड है, यहाँ पर 66/1 हो जाएगा दैट इज 66। यहाँ पर देखें, अगर H3PO4, H3PO3, H3PO2 सब में 3H है, लेकिन बेसिसिटी सबकी अलग अलग है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। कारण है कि जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होंगे उतने ही हाइड्रोजन निकलेंगे। जैसे यहाँ पर H3PO4 में अगर देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं, यही निकलेगा।
H3PO3 में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये निकल जाएगा। H3PO2 में 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो यही हाइड्रोजन से जुड़ने वाला ऑक्सीजन ही निकलेगा, जो फास्फोरस से जुड़ा हुआ है वो नहीं निकलेगा। तो ये हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस में हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेस एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, उल्टा बोलते हैं, एसिडिटी में रिप्लेसेबल OH माइनस आयन बोलते हैं और बेसिसिटी में रिप्लेसेबल H प्लस बोलते हैं। यहाँ पर हालांकि आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, जैसे जितने OH दिखेंगे वे सामान्य तौर पर निकल ही जाएंगे। जैसे NaOH में देखें एक OH दिख रहा है, तो यहाँ पर एक OH निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 1, 40/1 दैट इज इक्वल मास 40। यहाँ पर MgOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटासिड के रूप में यूज होता है फॉर रिमूवल ऑफ एसिडिटी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहाँ पर 2 OH निकल जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बाई 2, यहाँ पर 29 हो जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बाई 3 हो जाएगा, 78/3। ये दोनों यूज होंगे एंटासिड के रूप में। हालांकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऊपर वाला है, लेकिन एंटासिड के रूप में इन दोनों का यूज आप कर सकते हो। एक बार एम्स में पूछा भी गया था कि व्हिच पेयर इज यूज्ड व्हिच पेयर इज यूज्ड एज एंटासिड, तो ये दोनों सही ऑप्शन में थे, ध्यान रखिएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर साल्ट की बात करें तो साल्ट पे कोई चार्ज तो होता नहीं, तो फिर हम लोग इसको डिसोसिएट करके देखेंगे कि कितना चार्ज आ रहा है। जैसे NaCl पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर डिसोसिएट करने का तरीका देखें, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखें। जैसे AXBY है, इसको हम लोग कैसे डिसोसिएट कर रहे हैं, तो जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये जो A के बाद में है ये A के पहले आ जाएगा, मतलब AX A के बाद में था, ये पहले आ जाएगा। Y जो दूसरे के बाद में है पहले के ऊपर चार्ज बन जाएगा, यहाँ पर Y प्लस हो गया। इसी तरह से B के बाद में Y है, तो यहाँ पर Y पहले आ जाएगा, और B के पहले X है तो B के ऊपर X चार्ज बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिसोसिएट कर लिए। अब यहाँ पर NaCl के बाद में इसमें कोई डिजिट नहीं है तो एक है, तो यहाँ पर Na के पहले 1 आ जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, इस पर चार्ज भी +1 हो जाएगा। Cl के बाद में भी एक कुछ नहीं है तो पहले 1 मान लिया जाएगा, लेकिन लिखा नहीं जाएगा, चार्ज भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस है 1 माइनस है, यहाँ पर वैल्यू 1 लिखी गई। यहाँ पर साइन यूज नहीं किया जाएगा, चाहे प्लस आप काउंट कर लो चाहे माइनस काउंट कर लो, लेकिन साइन आप यूज यहाँ पर नहीं करोगे। तो इक्विवेलेंट मास यहाँ पर हो जाएगा 58.5 डिवाइड बाई 1, तो इक्विवेलेंट मास यहाँ पर हो जाएगा 58.5। इसी तरह से Na2CO3 को हम लोग लेते हैं, Na के बाद में 2 है तो 2 पहले आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें CO3 पूरा एक ग्रुप है, ऐसा नहीं कि CO3 के बाद में 3 है, ये CO3 पूरा एक ग्रुप है, तो यहाँ पर 1 ही मानेंगे। तो सोडियम के बाद में 2 है, 2 पहले आ गया, यहाँ पर इसके बाद में 1 है तो यहाँ पर 1 इस पर चार्ज बन गया। इसके बाद में 1 है तो 1 यहाँ पर पहले आ जाएगा, हालांकि लिखेंगे नहीं, और सोडियम के बाद में 2 है तो यहाँ पर 2 चार्ज बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर प्लस तो 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस हो गया, और यहाँ पर 2 माइनस है तो चाहे प्लस को काउंट कर लो चाहे माइनस को, बराबर हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बाई 2 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 100 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर इक्वल मास हो जाएगा 53। अब हम लोग इसी तरह से Na2SO4 देख रहे हैं, तो सोडियम के बाद में 2 है, ये 2 सोडियम के पहले आ जाएगा। यहाँ पर SO4 ये पूरा एक ग्रुप है, तो SO4 पूरा एक ग्रुप है, इसके बाद में कुछ नहीं है तो सोडियम मतलब 1 माना जाएगा, तो सोडियम पर 1 प्लस आ जाएगा। SO4 के बाद में कुछ नहीं है तो इसके पहले कुछ नहीं आएगा, लेकिन सोडियम के बाद में 2 है तो 2 इस पर चार्ज बन जाएगा, ये देखिए 2 माइनस हो गया। फिर यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 प्लस हो गया, यहाँ पर 2 माइनस हो गया, तो चाहे आप प्लस काउंट कर लें चाहे माइनस काउंट कर लें, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाई 2। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास 1/142 है, बाई 2 यहाँ पर 71 आ गया। इसी तरह से AXBY देखें, अभी तोड़ के आपको समझाया गया था, A के बाद में X है तो X पहले आ जाएगा, B के बाद में Y है तो Y A पर चार्ज बन जाएगा। अब B के बाद में Y है तो Y B के पहले आ जाएगा, और यहाँ पर X इसके ऊपर चार्ज बन जाएगा।
तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो चार्ज जो है पॉजिटिव हो जाएगा x इंटू वाई और नेगेटिव हो जाएगा y इंटू एक्स, बात एक ही हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिला के एक्स वाई हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स वाई हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास आप आयन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आप आयन हो जाएगा इक्वल टू आयनिक मास डिवाइड बाई चार्ज ऑन इट। अब यहाँ पर O डबल माइनस हो गया, O डबल माइनस पर 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर 16/2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देंगे। ये सेम चीज ऑक्सीजन गैस के लिए भी होगी, फॉर ऑक्सीजन गैस आल्सो। यहाँ पर Cl माइनस के लिए बात करें तो 35.5 अपॉन 1 हो जाएगा, यहाँ पर 35.5 आ जाएगा। यही चीज सेम चीज फॉर Cl2 गैस आल्सो, क्लोरीन गैस के लिए भी ये होगी। चूंकि यहाँ पर Cl2 की बात करें तो यहाँ पर 2 Cl हम लोग लेंगे तो यहाँ पर 2 Cl माइनस लेंगे तो ये बदलेगा, Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो 1 Cl पर 1 माइनस है तो 2 Cl लेंगे तो 2 माइनस हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास 70 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे फिर वही 35.5 आ जाएगा। इसी तरह से एन ट्रिपल माइनस की बात करें तो यहाँ पर 14/3 हो जाएगा, 4.66 हो जाएगा फॉर नाइट्रोजन गैस आल्सो। CO3 डबल माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे 60/2 30 हो जाएगा। SO4 डबल माइनस 96/2 हो जाएगा 48। Ag प्लस 108/1, जिंक डबल प्लस 65/2 32.5 हो जाएगा। कॉपर डबल प्लस 63/2 31.5 हो जाएगा। एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस 27/3 9 हो जाएगा। ये चारों जरूर याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी इसका यूज होता है, कई जगह हम लोग इन चारों मेटल आयन का यूज करते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड आर रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग आर रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइड बाय टोटल चार्ज ऑन इट। जो चार्ज होगा उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक KMnO4 का और एक दूसरा K2Cr2O7 का। KMnO4 का इक्विवेलेंट मास डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। ये AM लिखा गया है, AM का मतलब एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास बाई 5। मॉलिक्यूलर मास 158 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 31.6। 5 से क्यों डिवाइड किए, चूंकि इसका इक्विवेलेंट मास एसिडिक मीडियम में +7 से +2 हो जाएगा। देख लें यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये +7 से +2 हो गया, मतलब चेंज 5 का हुआ। ये भी कई बार पूछा जाता है कि चेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो +7 से +2 तक होता है। इसको याद नहीं रखना, आप इतना समझ जाएंगे कि +7 होता ही है तो चेंज तो +7 से होगा। कहाँ तक होगा, तो अगर आपको मालूम है 5 डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो इसका मतलब 7 से 5 घटा देंगे तो +2 तक हो जाएगा। बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 1। कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये कई बार पूछा जाता है बेसिक मीडियम वाला। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय 1, या सीधे हम कह दें यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास 158/1, तो ये हो जाएगा 158। ये बेसिक मीडियम में है। न्यूट्रल मीडियम में इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय 3, 158/3, ये हो जाएगा 52.6। ये न्यूट्रल मीडियम में है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखा गया है। एसिडिक मीडियम में 2 KMnO4 + 3H2SO4 K2SO4 2MnSO4। तो यहाँ पर चेंज जो है चेंज +5 से +7 से +2 तक हुआ। ये बेसिक मीडियम में 2 KMnO4 यहाँ पर देखें +7 है, 2 KOH से रेड कराए तो यहाँ पर हो गया K2MnO4 + H2O + ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पर +6 तक चेंज हुआ। न्यूट्रल मीडियम में 2 KMnO4 ये +7 है, यहाँ पर ये बदल गया MnO2 में तो +4 हो गया, तो चेंज +7 से +4 तक हुआ। अब हम लोग K2Cr2O7 की बात कर लें तो K2Cr2O7 में इसका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में लोग कर रहे हैं, ये H2SO4 से रेड कराए तो K2Cr2O7 में +6 था और ये +3 बदल गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो +6 एक क्रोमियम के लिए, तो 2 क्रोमियम के लिए हो जाएगा 6 × 2 = 12 हो गया। यहाँ पर भी 2 क्रोमियम है तो 3 × 2 6 हो गया। तो चेंज जो है +12 से +6 तक हुआ, इसका मतलब चेंज हुआ 6 का। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाई 6।
तो K2Cr2 7 का इक्वल मास हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 6, दैट इज दिस वैल्यू। यही चीज़ एसिडिक मीडियम में होगी और बेसिक मीडियम में इसका इक्वल मास वही रहेगा, मतलब यहाँ पर बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन चेंज होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बेसिक मीडियम में इक्वल मास नहीं निकालते। हाँ, कई बार आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में पूछ लेते हैं। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एक बार पूछा भी गया था, तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में पूछ लेते हैं। तो इसका टाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में ही होता है, तो एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन होने के कारण जो इक्वल मास एसिडिक मीडियम में होगा वही आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी बोल दिया जाएगा। तो आज की बात यहीं तक हम लोग करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ेंगे।